क्योंकि ये प्रोग्राम तालीम से मुताल्लिक है, लेकिन तालीम के दायरे में बहुत सी चीजें आती हैं। अगर उसकी तफसील बयान की जाए तो मुश्किल हो जाती है। एक दो जख्म नहीं जिसमें है सारा छन्नी, दर्द बेचारा खुद परेशान है कहां से उठे। तालीम की ना होने की वजह से हम सियासी काम हो जाए और तहसील के काम हो जाए, जिसका थाने तहसील में काम हो जाता है उसी को सियासत समझते हैं। जी 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 सही बात है वकील साहब। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि थानेदार कैसे बने। थाने से खुशामद करके गिड़गिड़ा के काम निकाल लें, रिश्वत दे के काम निकाल लें, इसी को सियासत समझते हैं। कौम के बड़े तबके को मुखबिर और दलाल बना दिया। हमने कभी सोचा कि हम ज़हनी तौर से गुलाम हो चुके हैं सिर्फ तालीम के ना होने की वजह से। जी जी हमें दिन भर टीवी पे गालियां दी जाती है, हम जवाब नहीं दे पाते, बहुत क्योंकि हमारे पास वो वक्ता नहीं, वो वसाइल नहीं। हम बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद के घूम रहे हैं, लेकिन कभी सोचा कि हम अपने चैनल भी तैयार कर लें। जिन्होंने चैनल बना दिए उनको कुछ चंदा दे रहे नहीं, क्योंकि जहन बदल चुका है। मुझे भी आज 40 साल हो गए सियासत में, मुस्लिम मसाइल पे काम करता हूं, कोई चुनाव नहीं जीता हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह का शुक्र है 6-7 बार जेल गया हूं, अपने खातिर कभी नहीं गया हूं। आज भी वो काम हो रहा है। अखबारबाजी मैं करता नहीं कभी, लेकिन अफसोस होता है जब दाढ़ी टोपी वालों की थानों में बेइज्जती होती है और हम खड़े देखते होते हैं, और हमारे ही लोग वहां दलाली करते होते हैं, हमें ही बेइज्जत कराते होते हैं, हमारे लोग मुखबरी करके हमें पकड़वाते होते हैं, क्योंकि हमने सियासत ही को इतना समझा है कि सियासत इतनी है। सियासत से हक क्या हासिल किया जाता है इस पे कभी सोचा ही नहीं। हमारे बुनियादी मसाइल क्या है इस पे सोचा ही नहीं। या तो किसी का दामन पकड़ के थाने जाने लगे, तहसील चले गए, कोटा परमिट ले लिया, इसी को सियासत मान लिया। कभी कोटा परमिट देने वाले नहीं। एक तरफ हमारे मदारिस टारगेट पे हैं, दूसरी तरफ संस्थाओं में जो वो बैठ के आतंकवाद के बाकायदा हथियार दिखा रहे हैं, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और जो बैठ के सर झुका के पढ़ रहे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है। ये क्या है? सियासत की कमजोरी। हम अपनी बात कहने में सक्षम नहीं है। हम अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान नहीं देते। तालीम का मतलब हमारे दिमागों में बैठ गया है खाली नौकरी। तालीम का मतलब नौकरी नहीं है। तालीम की मिसाल ऐसे मान लो कि एक तलवार है, खुट्टा, उससे आप लड़ोगे तो ज्यादा चोट पहुंचा दोगे, और धार दे दोगे तो दसियों के गर्दन उतार दोगे। यह है तालीम का मतलब। बहुत अच्छा। हमने इस पे सोचा ही नहीं। हम अपने पैसे और चीजों में खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्रामों में खर्च करते हैं। अगर हर आदमी एक जिम्मेदारी ले ले, एक बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी ले ले, इंशाल्लाह पूरी कौम खड़ी हो जाएगी, पूरी कौम खड़ी हो जाएगी। जी जी हम जुल्म को सहते चले जा रहे हैं और जुल्म होते चले जा रहे हैं। मेरे उलमा मौजूद हैं। मैं बताना चाहूंगा कि बरेली में मुझे पता चला कि मदारिस से महीने बद रहे हैं, डीएमओ ऑफिस में महीने जा रहे हैं, और जो छोटी छोटी तनख्वाहें मिल रही उसमें से पैसे काटे जा रहे हैं। ये क्या अफसोस है। हमने अपने बारे में सोचा ही नहीं। मेरी उलमाए किराम से दरख्वास्त है, मौजूदा दौर की तालीमी निज़ाम में तब्दीली लाइए, मौजूदा दौर की जरूरतों को पूरा कीजिए।
वक्त की जरूरत है। मैं तारीख बता दूं कि मुल्क के बंटवारे के बाद 30 साल तक मुसलमान खौफ व हिरासत की जिंदगी जीता रहा और इस डर में रहा कि कब पाकिस्तान भेज दिया जाए। जगह जगह दंगे होते थे और लोग बच्चों के पढ़ाने का तो जिक्र छोड़िए, रोजी रोटी के लिए लड़ रहे थे। मेरे बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने देखा होगा वो दौर। सियासत में हमेशा बेईमानी हुई है, हमेशा होती रहेगी। उस बेईमानी को तुम कैसे रोकोगे, ये तय करो। जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं वो बताएं कि आजादी के बाद थानों के इंस्पेक्टर शर्मा जी, पांडे जी, तिवारी जी, त्रिपाठी की होत थे या नहीं? लेकिन जब दौर चरण सिंह का आया तो मलिक और त्यागी हो गए। जब मुलायम सिंह के दौर आया तो सब यादव हो गए। तुम्हारा कमाता, तुम एक वोटर हो, तुम्हारा इस्तेमाल होना है। तुमने कभी अपनी समस्याएं अपने लीडरों के सामने रखी नहीं। समस्या सिर्फ इतनी समझ लिया कि थाने पे से काम करवा देना, फोन कर देना, बस इसी को समस्या समझ लिया। कभी इस पे बहस नहीं करी कि थानेदार हमारा कैसे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने दिल्ली में कोशिश की और पहले के मुकाबले में IAS IPS में कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ संस्थाएं चल पड़ी हैं जो कर रही हैं, लेकिन वो संस्थाएं दिल्ली तक हैं। मैं चाहता हूं हर जिले में खड़ी हो जाएं और कंपटीशन के लिए बच्चों को उतारा जाएगा तो इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे बच्चे भी प्रशासन में जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे मदरसों में बच्चे इतने अहल हैं, उन्हें मौका मिलेगा। बहुत से बच्चे वसाइल की कमी की वजह से बीच में से छोड़ देते हैं पढ़ाई। अगर आप लोग खड़े हो जाएंगे तो कैसे मसले नहीं होंगे। आप तालीम पे ध्यान तो दीजिए, आप गुलाम मत बनिए, लीडर बनाइए और बनेंगे लीडर तालीम के जरिए। आप अच्छे जर्नलिस्ट बनाइए जो आपकी बात को आवाम के बीच में रख सके, डिबेट में बैठ के आपके पक्ष को रख सके। ये हमारी कमजोरी है कि टीवी पे 4-5 दाढ़ी वाले 5-5 हजार रुपए बिठा के उनको गाली देने के लिए बिठा दिया जाता है और वो गाली सुनने के 5 हजार रुपए लेते हैं, टीवी डिबेट में बैठ के पूरी कौम की दाग कटवाते हैं। ये हमारी कमजोरी है। हमने इन चीजों को समझा ही नहीं कभी। टीवी पे डिबेट हो रहा है, मुसलमान जलील हो रहा है और एक मौलाना बैठा हुआ जलील करा रहा है। हम समझे नहीं कि ये खेल क्या हो रहा है। दिन भर हिंदुस्तान पाकिस्तान, दिन भर आतंकवाद। ध्यान रखना, सियासत में जब हुकूमतें ताकतवर आएंगी सबसे पहले तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। जब कांग्रेस ताकतवर थी तो रोज इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी पकड़े जाते थे। कांग्रेस चली गई तो ISI के आतंकवादी पकड़े जाते हैं। ये सब प्रोजेक्ट है, माइंड डाइवर्ट करने का प्रोजेक्ट है। आपको खिलौना बना रखा है, पूरी कौम को जलील किया जा रहा है। हम बैठे देख रहे हैं क्योंकि हमें कुछ मालूम ही नहीं कि होना क्या है। हमने कभी किसी लीडर के सामने अपनी समस्याएं नहीं रखी। आप रखे तो, लेकिन आपने समस्याएं नहीं रखी। आपने इसी को समझ गया कि अगर हमें कोटा मिल गया, हमें थाने से छूट गए, हमारा तहसील में काम हो गया, ये सियासत। आपको अपनी सोच को बदलना होगा। चुनाव तो रोज हैं, कहीं ना कहीं रोज होते रहेंगे, लेकिन उससे आपको हल क्या मिल रहा है वो तय कीजिए। बेशक। कैसे सामने दुश्मन की ताकत को कैसे बांटा जाए। मेरे उलमा बैठे, मैं बताना चाहूंगा, क्या जंग बदर में ऐसे ही जीत गए थे? स्ट्रेटेजिकली चुनाव वो जंग थी, ऐसे ही नहीं जीते थे। स्ट्रेटेजिक, उधर एक लश्कर था, इधर थोड़े से लोग थे। उसकी गहराई में तो उलमा बताएंगे हमारे उलमा कराम कि वो किस तरीके से स्ट्रेटजी तैयार हुई थी, किस तरीके से उनके खेमों को बांटा गया था और जंग को जीता गया था। वो काम आप भी कर सकते हो, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं। आपने सियासत का मतलब ही नहीं समझा। मेरी तो राशिद साहब से अभी मुलाकात हुई। मैंने अभी इनको एक प्रोग्राम में बुलाया, शिरकत करवाई मैंने दिल्ली में, और मैंने कहा देखो ये काम हो रहा है, लगा हूं मैं, अभी फिर जा रहा हूं दिल्ली। माइनॉरिटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और पिछड़ी जाति के हिंदुओं और मुसलमानों को मिला के ग्रुप बना रहे हैं। सारा वोट बीजेपी जो ले रही है वो पिछड़ी जाति के हिंदुओं को तो है। मंदिर के नाम पर उन्हीं को तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। उनको निकालोगे कैसे, इस पे तय करो।
आप मायूस मत हो कि ये नहीं हो सकता, कभी मायूसी कुफ्र है मुसलमान। हमेशा प्लानिंग बनाइए, कोशिश करना आपका काम है, कामयाबी नाकामी तो अल्लाह के नाम है। लेकिन क्या इरादे भी नहीं करेंगे, हम कोशिश भी नहीं करेंगे। दसियों बार नाकाम हुए, एक बार और से, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। अभी ये 22 के इलेक्शन में मैंने कोशिश करी, स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी से निकालने का काम करा, 3 महीने कसरत करी, तय हुआ कि तुम लीडर बनोगे यूपी के, तुम्हें हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तैयार हो गए। मैंने यहाँ से अल्लामा तौक़ीर रज़ा साहब से मुलाकात कराई और देवबंद वाले सब उलमाओं को ले जाके मिलवाया कि साहब देखो सब तैयार है तुम्हारे पीछे, तुम मुख्यमंत्री। मकसद मेरा था कि एक नया मुख्यमंत्री तैयार हो जाए ताकि वो बीजेपी का वोट करे। लेकिन आखिरी टाइम में उसने फैसला जो था सापा में जाने का लिया, प्रोजेक्ट फेल हो गया, कोई बुरी बात नहीं। अब फिर लगे हैं, अब अभी मोर्चा बनाया है, कल उसकी मीटिंग करने जा रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब नेता को लाए। शेड्यूल ट्राइब में नेता नहीं होता, उल्फा का नेता लाए जो सैकड़ों कत्ल करके आया। आसाम से वो MP है, मौजूदा आज़ाद MP जीतता है। हमने कहा तुम नेता बनाओ, शेड्यूल ट्राइब मुसलमान और शेड्यूल कास्ट और OBC निकालो। बन गए तैयार, देखते हैं प्रोजेक्ट कामयाब होगा। अरे नाकाम होंगे, सबसे बढ़कर कुछ नहीं होगा, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। अगर एक दिन इस कोशिश में कामयाबी मिल गई और इस वोट को हमने बिखेरने का काम कर लिया, हम उसी दिन जीत जाएंगे। उन पे से अंधभक्ति का भूत उतारना है, कैसे उतारेगा, उन्हीं के लोगों से उतरवाएंगे, हमारे कहने से नहीं उतरेंगे। तो उस पर कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये तालीम की महफिल है, तालीम पर बहस, तालीम का पैगाम, और तालीम के पैगाम में आप इस प्लेटफॉर्म से, तालीम के मैदान से आप अच्छे लीडर भी बना सकते हो, आप अच्छे पत्रकार भी बना सकते हो, आप अच्छे उद्योगपति भी बना सकते हो। आपको पता ही नहीं, दलितों का एक फंड बना हुआ है जिसमें 500 करोड़ रुपया होता है। वो फंड उद्योग को डेवलपमेंट करने का होता है। आपने मांगा नहीं, हमने रखा। मुस्लिम वेंचर फंड बनाया, उसका रिसर्च करवाई, रिसर्च का प्रोजेक्ट दिया, सरकार नहीं माना, ठीक फिर रखेंगे। 500 करोड़ का हमने कहा कि 500 करोड़ का बजट दे। वो कहते हैं मुसलमानों के मसाइल क्या, हमने कहा ये दीजिए 500 करोड़ रुपया। सरकार उसका तरीका ये होता है कि मेरी जेब में 1 करोड़ है, 2 करोड़ की फैक्ट्री लगना है, तो 1 करोड़ मेरा, 1 करोड़ सरकार का, आधे आधे पार्टनर हो गए। अगर कामयाब हुए तो दोनों होंगे, फेल हुए तो दोनों होंगे, उधार पूछेंगे। ये इसी से डेवलपमेंट हुआ है। जो सिंधी पंजाबी आप देख रहे हो, जो दिन दूने रात सवाए बढ़ रहे हैं, सब सरकार की मदद से बढ़ रहे हैं। मेहनत आपसे ज्यादा कोई नहीं करता, लेकिन उनको आपको मदद नहीं, उनको मदद हासिल है। आपने वो मदद मांगी नहीं। तो आपको बहुत सी चीजें हैं जिनको आप समझते नहीं, लेकिन अगर आप तालीम के मैदान में होंगे, आपके बच्चे जिहोश होंगे, बाइल्म होंगे, तो वो चीजें देखें। अगर आपने लड़कियों की तालीम के लिए इदारे कायम कर दिए तो नस्लें बदल जाएंगी। जिस घर की लड़कियां पढ़ जाएंगी उस घर की नस्ल बदल जाएगी। हमने लड़कियों की तालीम पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, उनकी सलाहियतों का इस्तेमाल ही नहीं किया, उनको रोटी पे लगा के छोड़ दिया कि झाड़ू पोछा रोटी करते रहो। आप उनको निकालिए, उनको तालीम दीजिए, उनमें बाबा सलाहियत लड़कियां कहाँ निकल के आएंगी, आपको भी लीड करके ले जाएंगे। आप चलिए। तो हमने इन चीजों पर ध्यान दिया है। हम दुकानदार बन गए, दुकान को ही समझ गया बहुत बड़ा रोजगार। अरे दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में मैदान में बहुत कुछ रखा है, आपको मालूम तो नहीं। आप मालूमात कीजिए, आगे बढ़िए और तालीम को अपनी अफजलियत में लाइए। बेशक, बहुत अच्छा। वो तो हमारे अंदर खेमे करने का काम करेंगे, लेकिन हमें उस दुश्मन से बचने के लिए अपने बच्चों को बाशऊर बाइल बनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। और बच्चों की तालीम ही उनका मुस्तकबिल है। तो ये छोटा सा पैगाम मैं देने हाजिर हुआ था आपके दरमियान, और तमाम साथियों का शुक्रगुजार कि मुझे आपके दरमियान बोलने का मौका दिया, और राशिद साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने आज मौका दिया है मुझे। और इंशाल्लाह मैं यहाँ पे कुछ साथी हैं जो जानते होंगे मुझे पहले से, क्योंकि मुझे भी सियासी सफ़र में 40 साल हो चुके हैं इस काम को करते हुए। तो मैं इसी के साथ आप तमाम हज़रात से इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि अभी मुझे दिल्ली भी पहुँचना है, कल मीटिंग में भी शिरकत करना है। इसलिए मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। इंशाअल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।